नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका में फट रहे कंफ्यूजन बॉम्ब के बारे में बताएंगे, जिसका रिमोट ट्रंप और एक अमेरिकी जनरल के हाथ में है। ईरान को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसे लेकर दोनों आमने सामने हैं। इसका डिस्काउंट खामेनेई को मिलेगा क्या, ये देखेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इलाज के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। दावा है कि इमरान को जिस अस्पताल में भेजा गया वहां उनकी बीमारी के डॉक्टर ही नहीं थे। इसके पीछे मुनीर का दिमाग क्यों बताया जा रहा है, वो भी समझाएंगे। फिर सियासी कलेश की बात, जो राहुल गांधी के कटाक्ष पर शुरू हुआ है। राहुल ने आज भोपाल से पीएम मोदी का नाम लेकर कुछ डायरेक्ट हमले किए हैं। ट्रेड डील से एप्स्टीन फाइल तक का नाम लिया और क्या कहा वो बताएंगे। इसका जवाब बीजेपी ने कैसे दिया वो भी देखिएगा। एक बड़ी खबर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर है, जिनके मामले में अब आरोप और पैसे वाला नया ट्विस्ट आ गया है। एक शख्स का दावा है शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज ने उसे एक ऑफर दिया था। वो ऑफर क्या था और इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, सत्ता की कुंजी तैयार है। वैसे कलेश वाले कैलेंडर में बाबा बागेश्वर का एक बयान भी ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग चादर चढ़ाने का शौक रखते हैं वो पुष्कर आकर पिंडदान करें। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के तेवर गर्म है। कैसे इस पर सियासी कलेश हो गया है वो देखिएगा। एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से भी है। हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी योग्य परिवारों को पीएम आवास के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। आवेदन प्रक्रिया 19 मार्च के बाद शुरू की जा सकती है। अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। और एक बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है। इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसी बैठक में कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नई चुनौतियों की, नई मुश्किलों की। ईरान को कई बार धमकी देने वाले ट्रंप अपने ही देश में घिर चुके हैं। उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी सेना के टॉप जनरल डैन केन की नई चेतावनी, जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्योंकि जो ट्रंप ईरान को चुटकियों में मसलने का दावा करते रहे हैं, जो ट्रंप ईरान को अपने घातक हथियारों से घेर कर तबाह करने के दावे करते रहे हैं, इन दावों को अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने ही खारिज कर दिया है। ट्रंप की ईरान वाली नई मुसीबत को सत्ता के 5 डायलॉग कुंजी से आप समझिए। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये दावे करते रहे हैं कि ईरान में बड़ा ऑपरेशन किया जाए, खामेनेई की सत्ता को खत्म किया जाए, हमला किया जाए। लेकिन ट्रंप के जनरल का कहना है कि ईरान को छोड़ देना चाहिए। इसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बताई है। एक तरफ ट्रंप अपने ही जनरल को ये नसीहत दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, सलाह और ज्ञान मत दो। दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान को मारा, हमला किया तो लंबा फंसेंगे। इस बयान से ट्रंप के डर को भी आप समझिए। यूक्रेन जैसे छोटे देश के साथ रूस वैसे ही कई वर्षों से लगातार लड़ रहा है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका के हथियार निकल चुके हैं। ईरान को अब कोई नहीं बचा सकता है। जबकि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के पास जरूरी हथियारों की अभी भी कमी है। ईरान के अंदर ऑपरेशन करने में मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका किसी भी दिन, किसी भी वक्त ईरान में खामेनेई की सत्ता को मसल सकते हैं। जबकि टॉप अमेरिकी जनरल डैन केन का ये कहना है कि इस वक्त अमेरिका के लिए ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं होगा। सवाल है कि क्या ट्रंप और ट्रंप के जनरल में इसी मतभेद की वजह से ईरान पर हमले में देरी हो रही है? क्या इसी मतभेद की वजह से खामेनेई को और भी समय मिल रहा है? क्या ट्रंप और अमेरिका की सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हालांकि इन सवालों पर ट्रंप आधारहीन और गलत बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये 100% गलत है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन बड़े अधिकारी हैं। वो ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसमें और भी कई थ्योरी हैं, कई दावे हैं, कई एंगल भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप की 2 मुसीबत हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।
पहला डर यह है कि ईरान अमेरिका के हमले का क्या जवाब देगा। ईरान की क्या तैयारियां हैं? ईरान क्यों अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है? क्योंकि वो अमेरिका की हर धमकी का जवाब दे रहा है। दूसरा डर है ट्रंप को अमेरिका में ही अपनी जान का खतरा है। उन्होंने चिंता जताई है कि उन्हें नहीं पता कितने समय तक वो जिंदा रहेंगे। हालांकि ट्रंप के इस डर का ईरान से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त ईरान को लेकर भी ट्रंप का तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान ट्रंप की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी जान को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें, 2 दिन पहले उनके रिजॉर्ट में हुई घुसपैठ से इसे जोड़ा जा रहा है। एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के मार-आ-लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे मार दिया था। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस एजेंसी इसकी जांच कर रही है। आप ट्रंप के दर्द को सुनिए। ईरान वाले फ्रंट पर ट्रंप की टेंशन लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट ईरान के चारों ओर तैनात जरूर हैं, लेकिन ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। ईरान और अमेरिका में अगले दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है। साथ ही ईरान पर हमले की तैयारी भी पूरी है। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे गए हैं, जिसमें एक है दुनिया का सबसे महंगा और विध्वंसक USS जेराल्ड आर फोर्ड। लेकिन ईरान से टेंशन के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अमेरिका का यह हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है। इसके ज्यादातर टॉयलेट जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। छोटी पाइपलाइन और वैक्यूम बेस्ड सिस्टम के डिजाइन में गड़बड़ी के चलते टॉयलेट बार बार जैम हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक खबरें हैं कि इसकी वजह से टेक्नीशियन और सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है, क्योंकि मरम्मत करने वाले इंजीनियर रोज लगभग 19 घंटे काम कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2017 में कमीशन किया गया था, जिस पर 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस पर करीब 600 से ज्यादा टॉयलेट हैं, जिन्हें 10 अलग अलग जोन में बांटा गया है। जानकारी है कि इनमें से ज्यादातर टॉयलेट्स ही खराब हो गए हैं। इस समस्या के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सीवरेज तकनीक को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल इस तरह के बड़े युद्धपोतों और क्रूज शिप में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है, वो घरेलू टॉयलेट सिस्टम से एकदम अलग है। इस तकनीक को वैक्यूम बेस्ड VCHT सिस्टम कहा जाता है। यह खास तरह का सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका मकसद कम पानी का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें फ्लश दबाते ही पाइप में वैक्यूम बनता है, जो गंदगी को खींचकर पाइप के जरिए एक बड़े टैंक तक पहुंचा देता है। जब कोई जहाज वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम पर चलता है, तो उसमें अगर एक वॉल्व भी खराब हो जाए तो पूरे डिपार्टमेंट का टॉयलेट सिस्टम बंद हो जाता है। यही परेशानी जेराल्ड आर फोर्ड के साथ है, और ऐसा पहली बार नहीं है। वर्ष 2020 में पहली बार इस तरह की परेशानी सामने आई थी। इसके बाद 2022 में अटलांटिक महासागर में एक मिशन के दौरान टॉयलेट जैम हुए। मार्च 2024 में आधे से ज्यादा टॉयलेट जैम हो गए थे। पिछले वर्ष USS जेराल्ड में ऐसी ही परेशानी पाई गई थी। इसके लिए वर्ष 2022 में करीब 3.5 करोड़ रुपए के स्पेशल एसिड फ्लश भी लगाए गए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और आज भी बीच समंदर अमेरिकी सैनिक परेशानी में हैं। सत्ता में आप बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। वो सत्ता में बने रहने के लिए अपने विरोधियों का स्थायी इलाज कर देना चाहते हैं। उनके ऐसे ही एक विरोधी हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। जेल में बंद इमरान खान की एक आंख की रोशनी करीब करीब जा चुकी है। उन्हें इलाज की तुरंत जरूरत थी। इमरान समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आसिम मुनीर ने गजब का खेल खेला। आधी रात इमरान खान को एक ऐसे अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया जहां उनके इलाज के लिए ना तो सुविधाएं हैं और ना ही एक्सपर्ट डॉक्टर। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक इमरान खान को आंखों के इलाज के लिए अदियाला जेल से PIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनकी आंख की रोशनी सुधारने के लिए जरूरी इंजेक्शन लगाया और बाद में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। इमरान के परिवार और उनके डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि इमरान के इलाज में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, क्योंकि मुनीर का मकसद इमरान की आंखों को ठीक करना नहीं था। वो उन्हें इलाज के बहाने और ज्यादा प्रताड़ित करना चाहते हैं। इसी को लेकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बवाल है। परिवार वालों ने बाद में कुछ और ही सवाल उठा दिए, वो सवाल जो मुनीर की मंशा को कटघरे में खड़ा करते हैं।
हालांकि सरकार ये कह रही है कि पीआईएमएस अस्पताल में इमरान का सही तरीके से इलाज किया गया, लेकिन परिवार वालों का कहना था कि उन्हें शिफा अस्पताल ले जाना चाहिए था, जहां नेत्र विभाग है और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। लेकिन मुनीर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि इमरान को चोरी छिपे अस्पताल क्यों ले जाया गया, परिवार वालों को खबर क्यों नहीं की गई, इमरान के पर्सनल डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में इलाज क्यों नहीं हुआ, सब कुछ इतना सीक्रेट क्यों रखा गया। अब इमरान खान की बहनों की मांग है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पाकिस्तान की जनता भी सच जान पाए। जबकि कहानी यह है कि रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। डॉक्टर्स को भी मीडिया से बात न करने की सख्त हिदायत दी गई है। इन सब हरकतों ने यह बता दिया है कि इमरान के इलाज वाली कहानी में बहुत झोल है, जिससे इमरान के समर्थक भड़के हुए हैं। आसिम मुनीर को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इस बीच इमरान की पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने मुनीर की चिंता बढ़ा दी है। पीटीआई ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो एक फोर्स बनाएगी। इस फोर्स में आवाम की बड़ी भागीदारी होगी। इसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल किया जाएगा, उन्हें वफादारी की कस्में खिलाई जाएंगी। ये फोर्स इमरान की रिहाई के लिए सीधे आर्मी से टक्कर लेगी। मुनीर के खिलाफ बगावत की बड़े स्तर पर तैयारी है। इमरान खान को जल्द नहीं छोड़ा गया तो सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं। अब वो कलेश जिसका केंद्र है बाबा बागेश्वर, जो पिछले कुछ दिनों से फायर मोड में है। उनके बयानों ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिम चिंगारी भड़काई है, बल्कि सियासी आग भी लगा दी है। पिछले कुछ दिनों में बाबा बागेश्वर की वाणी से एक के बाद एक विवाद जन्म ले रहे हैं। पहले उन्होंने माला भाला रखने वाला सनातनी संदेश दिया तो सवाल उठे, एक कथावाचक भाले की बात क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने दुर्गा और बुर्का वाला बयान देकर नया कलेश खड़ा किया और अब इस लिस्ट में उनके नए बयान की एंट्री हुई है, जिसके कोड वर्ड हैं चादर और पिंडदान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिनों की हनुमंत कथा के लिए पुष्कर में हैं। वहीं पर उन्होंने सप्तऋषि घाट पर भगवान की आरती की और ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से पुष्कर में पितरों का पिंडदान करने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदुओं को इतना ही चादर चढ़ाने का शौक है तो वो पुष्कर आकर पिंडदान करें, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इस पर कलेश इसलिए मचा है क्योंकि नेता अभिनेता और कई हिंदू धर्म के लोग अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा बागेश्वर का निशाना कहां था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे बाबा बागेश्वर के इस बयान से नई आग लग गई है। कांग्रेस के तेवर गर्म है और बीजेपी उसे जवाब दे रही है। जो बाबा बागेश्वर के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनका सवाल है कि वो दूसरे धर्म की परंपराओं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, जबकि बयान के समर्थक ये कह रहे हैं कि हिंदू तीर्थों का महत्व बताने में हर्ज ही क्या है। कांग्रेस बाबा बागेश्वर को बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सनातनी पसंद नहीं है। कांग्रेस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रही है। वो बाबा बागेश्वर के समर्थक कह रहे हैं कि सनातनियों को अजमेर में चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, बल्कि पुष्कर जाना चाहिए। इसीलिए इस विमर्श में चिंगारियां बहुत हैं। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। ये जो अनर्गल बयानबाजी करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैला करना चाहते हैं, उसमें मोदी जी और बीजेपी की बी टीम धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वरना उनको जो संत का काम होता है वो लोगों को अच्छी शिक्षा देना, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके की बात करने का कोई सार नहीं है। कांग्रेस के नेता चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, हमेशा साधु संतों के सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, राम तो काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि साधु संत सनातन संस्कृति के वाहक। सनातनियों के लिए तो तीर्थ गुरु पुष्कर विशेष महत्व रखता है, इसलिए उन्होंने कहा है, तो इस बात का समर्थन है कि पुष्कर जाना चाहिए, पुष्कर स्नान करना चाहिए और पुष्कर में बैठकर थोड़ी देर पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। ये सनातनी हिंदुओं का सौभाग्य है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र सनातन संस्कृति भगवान से और
अध्यात्म की, धर्म की, राम की चर्चा करने वालों से उनको हमेशा आपत्ति रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज विवाद के एक्सटेंशन की बात करते हैं, जिसमें आज हनुमान चालीसा की एंट्री हुई और माहौल नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा बनाने की कोशिश की गई। रविवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी के बाहर मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी थी। आज कुछ हिंदू छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस कर्मियों से उनकी हल्की झड़प भी हुई। आक्रोशित लोग बैरिकेड तोड़कर कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को मौके से हटा दिया। हालांकि तब तक काफी हंगामा हो चुका था। नमाज का विरोध करने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनका तर्क था कि जब प्रशासन ने परिसर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगा दी है, तो लाल बारादरी में नमाज की अनुमति क्यों है। एक बार देखिए आज लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसे धर्म के नाम पर बढ़ गई। फिर आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने वाले छात्रों की टेंशन कैसे बढ़ी है। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता? तो क्या बता रहा है, किस वजह से रोक रहे हैं? हनुमान चालीसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अनुमति नहीं देंगे हनुमान चालीसा पढ़ने की। सामने हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है। ये लोग यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भैया, उसके लिए जान दे देंगे। उसके क्या रोका गया है? हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए यहाँ पे विश्वविद्यालय के। वो सारी चीजें हुई तो माहौल हमारी मांग है पिछले दिनों 22 तारीख को जिन लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र संघ चौराहे को नमाज पढ़कर अवरुद्ध कर दिया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन फुर्सत हो गया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसे हम गंगा यमुनी तहजीब का उदाहरण बना के रखेंगे और इसे धर्म का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है। भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बारादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी। मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। एक तरफ कलेश का एक्सटेंशन हुआ तो दूसरी तरफ उन छात्रों की टेंशन भी बढ़ी जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात नहीं मानी थी और लाल बारादरी के बाहर नमाज पढ़ी थी। पुलिस ने लाल बारादरी के बाहर हंगामा करने वाले 13 छात्रों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इन छात्रों ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित किया और सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति व्यवस्था को खतरे में डाला। सभी 13 छात्रों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। छात्रों को यह भरोसा देना होगा कि वो 1 वर्ष तक शांति बनाए रखेंगे। हर छात्र को 50,000 रुपए का निजी मुचलका भी देना होगा और 50-50 हजार रुपए के 2 जमानती जमा करने होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक लाल बारादरी है जो काफी जर्जर है, जिसमें रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसीलिए इसमें ताला बंद कर दिया गया था। रविवार को कुछ मुस्लिम छात्रों ने ताला तोड़कर लाल बारादरी में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद से छात्रों के बीच हिंदू मुस्लिम वाले बंटवारे की राजनीति हो रही है और माहौल में तनाव है। छात्रों के विवाद में नेता भी अपने लिए राजनीतिक स्पेस तलाश रहे हैं। यूपी सरकार का कहना यह है कि सब कुछ नियम के तहत होना चाहिए, जबकि विपक्ष का कहना है कि लाल बारादरी में पहले से नमाज होती थी, इसे बंद करना गलत है। स्कूल हो, कॉलेज हो, सामाजिक संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, वो नमाज पढ़ने या पूजा करने के स्थल नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ता है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भी नमाज को कौन रोकता है? मस्जिद में जाइए, धार्मिक स्थानों पे जाइए, हर जगह को आप नमाज का स्थान बनाएंगे तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? देखिए, लाल बारादरी में हमेशा से नमाज हुई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके इस पूरे देश को हिंदू मुसलमान में झोंक देना चाहती है कि आरएसएस और बीजेपी भारत की आत्मा को कुठाराघात पहुंचाना चाहती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी साल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश कर रही है। दशकों से लाल बारादरी में प्रार्थना कक्ष था, वहां पर लोग नमाज भी पढ़ते थे, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो सिर्फ चुनावी समय में क्यों भाजपा का जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल है, जो आरएसएस की सोच है कि लोगों को, समाज को बांटो, जिस तरीके का तमाशा खड़ा करने की कोशिश शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब धर्म की सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और उन पर लगे यौन शोषण के आरोप। इस मामले में आज नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक आशुतोष महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब रमाशंकर दीक्षित नाम के व्यक्ति ने आशुतोष महाराज पर आरोप लगाया कि आशुतोष महाराज ने उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए कहा था, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आशुतोष महाराज हिस्ट्री शीटर हैं, पुलिस से मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। यानी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया और रमाशंकर दीक्षित ने आशुतोष महाराज पर आरोप लगाया। इसे आप आरोपों का ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अब इस खबर की विस्तृत कुंजी आइए खोलते हैं। दरअसल मामले की शुरुआत आशुतोष महाराज नाम के एक शख्स के आरोपों से हुई। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की है और जांच कर रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस सब के बीच अब रमाशंकर दीक्षित नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे शंकराचार्य को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल की वजह जानने के लिए सबसे पहले रमाशंकर दीक्षित का वो बयान सुनिए जिसमें वो आशुतोष महाराज पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। इन आरोपों की तस्दीक खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं और वो कुछ तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, जिनके जरिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष महाराज पुलिस की मिली भगत से उन्हें फंसाना चाहते हैं। ये तस्वीर प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की है। इस तस्वीर में अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का बड़ा ऑफिसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। इससे समझ आता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जबकि आशुतोष महाराज का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस पुलिस ऑफिसर के साथ उनकी तस्वीर होने की बात कह रहे हैं, उसी ऑफिसर ने आशुतोष महाराज को जेल भेजा था। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये फोटो AI जनरेटेड है। एक परिवार आज हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमें मना कर दिया लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है
कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। क्या माना जाए, ये अधिकारी एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। जिन आशुतोष महाराज पर शंकराचार्य ने उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है, उनका पूरा नाम आशुतोष पांडे है। उन पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो पहले भी कई धार्मिक हस्तियों पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज कराने की याचिका कोर्ट में दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उनका आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण और अवैध गतिविधियां होती हैं। अब आपको उन जुबानी तीरों के बारे में बताते हैं जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चलाए हैं, जिससे बीजेपी का पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल में किसान महाचौपाल में पहुंचे थे। इसे लेकर पहले से एमपी का सियासी तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, लेकिन इसमें तब और इजाफा हो गया जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे। अलग अलग मुद्दों को लेकर डायरेक्ट पीएम पर प्रहार किया। किसानों की महाचौपाल के मंच से राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करके चीन की घुसपैठ वाले आरोप लगाए और फिर उसी मंच से एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। ये डील नहीं है, ये किसान के दिल में तीर है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने नरवणे जी की बात उठाई। आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया कि भाई टेक्सटाइल खत्म, लेदर इंडस्ट्री खत्म, सोयाबीन खत्म, पल्सेस खत्म, हर चीज हमारे देश का खत्म। हमारे किसान क्या करेंगे, कहां जाएंगे? हमारे किसान को खत्म करने के लिए ही ट्रंप ने यह मंसूबा किया है, लेकिन मोदी उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं है।